और इसके लिए मैंने सोचा था यार कि मैं कुछ ऐसी चीज़ कर दूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाए, समराइज हो जाए चीज़ें। तो देखें यार, एक तरफ तो हमारे पास ये स्मार्ट हैंड आउट था, ठीक है, ये याद आ रहा है स्मार्ट हैंड आउट भाई। एक तरफ हमने ये आइज़ा 402 का एक स्मार्ट हैंड आउट बनाया था जिसमें स्कोप था, ऑब्जेक्टिव था, रिक्वायरमेंट्स थी, चीज़ें सारी थी, ठीक है। और फिर हमने कहा था यार कि बच्चों को नॉर्मली आइज़ा में मसला होता है और कुछ 7-8 आइज़ास ऐसे हैं जो कि मुश्किल हैं रीड करने के एतबार से, और उसमें से पेपर आ भी जाता है। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है आइज़ा 402, ठीक है। तो हमारे पास आइज़ा 402 है, आज हम आइज़ा 402 को भी डिस्कस कर लेते हैं। और हमारे पास, लेकिन मैं एक अप्रोच आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो अप्रोच अगर आपके समझ आती है तो फिर उसको हम बाकी आइज़ास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो मेरी बस रिक्वेस्ट आपसे ये होगी भाई कि थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेना, नहीं तो सारा वो बहरत जो होगी ना वो, यार आइज़ा 600 भी कर लेंगे, AU आइज़ा 600 भी कर लेंगे, कोड ऑफ एथिक्स भी कर लेंगे। जब स्टार्ट करा है तो बस अब करेंगे यार, क्या करें आप। अच्छा यार, आप लोगों में से कितने लोगों ने आइज़ा 402 रीड कर लिया है? चलो बच्चों, और सॉरी यार 10 से 12 मिनट मेरी वजह से थोड़े से वेस्ट हो गए, पेन नहीं चल रहा था। मुझे बताएं आप लोगों में से कितने लोगों ने आइज़ा 402 पढ़ लिया है? ओके, और कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? जल्दी छेती बता दे, टाइम मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं है, आपका टाइम ज़्यादा कीमती है, सही है। तो मुझे ये बता दें यार, कितने लोगों ने आइज़ा 402 पढ़ लिया है, कितने लोगों ने आइज़ा 402 जो है वो नहीं पढ़ा। अब अगर आप लोगों ने पढ़ लिया इसको, तो मैंने काम ये करा है कि इस स्टैंडर्ड को, मैंने जो आपसे एक चीज़ कही थी यार कि मैं कोशिश करूंगा, देखिए मैं अगेन आपसे रिपीट करूंगा, ये जो हैंड आउट है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जो आइज़ा 402 का 2 पेजर स्मार्ट हैंड आउट है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर मैं यूँ देखूं, अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखूं कि यार अगर एग्जामिनर ने आइज़ा 402 पूछना पड़ेगा आपसे, अगर वो एग्जामिनर आइज़ा 402 पूछेगा आपसे, तो वो किस तरीके से पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है, सही है। तो इसके लिए मैंने एक काम ये करा है यार, कि जितने भी पोटेंशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, उसका आंसर क्या होगा मैंने वो लिख दिया है, समराइज्ड आंसर, और उसका आइज़ा का रेफरेंस मैंने लिख दिया है। क्या ये हैंड आउट एग्री करते हो? आगे मैंने फ़िलहाल एक छोड़ा हुआ है एडिशनल कमेंट्स का, और अगर कोई चीज़ यहाँ पे लिंकिंग या लॉजिक होगी तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या ये हैंड आउट समझ आ रहा है कि किस तरीके से काम करेगा? अगर इससे हम एग्री करते हैं आज की क्लास में, तो फिर हम ये आइज़ा 600, ISQM1, ISQM2, यार तैयब मैं हैंड आउट भी शेयर कर दूंगा, सही है। ये चीज़ें बड़ी वो है ना, देखो अब ये हैंड आउट अगर एक बन गया है, चीज़ें हो गई हैं, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करवानी है मैंने, बिकॉज अभी मैंने खुद बैठ के बनाया है इसको, और तो इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं, और इसको साथ साथ लेके चलने के साथ साथ जो है वो हम आइज़ा को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्या ये अप्रोच समझ आ रही है? तो अगर आधा घंटा दे दोगे तो तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा, और जो बच्चा खुद, और जिसने खुद रीड कर भी लिया है, वो भी एट द एंड एग्री करेगा, कि यार सर इस माइंडसेट से चीज़ों को नहीं देखा था, इस तरीके से चीज़ों को नहीं देखा था, अब थोड़ी सी और क्लैरिटी आ गई है। और अगर इस तरीके से चीज़ों को देखने जाओगे तो यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार हम अगर 1000-2000 बच्चे हैं, वो सारे के सारे टाइम ज़ाया करें, इससे अच्छा कोई एक बंदा टाइम ज़ाया कर ले। अब वो एक बंदा आप में से तो कोई हो ही नहीं सकता, आप 2000 में से तो कोई हो नहीं सकता, तो वो अनफॉर्चुनेटली मुझे ही होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करके कुछ इस तरीके से हैंड आउट कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो, और इसके बाद जो भी सजेशन या रिकमेंडेशन होगी मुझे आज की क्लास में बता दीजिएगा, और उसके बाद जाके अगली क्लास में उस हैंड आउट को मज़ीद हम एनहेंस कर लेंगे। डन हो गया मेरे बच्चों? क्या ये अप्रोच मेरे बच्चों को समझ आती है? अच्छा चलो, अब मुझे आधा घंटा दो, मैं आधा घंटा बैठ के आपके साथ, ये 2 पेज का हैंड आउट है, उसको डिस्कस भी कर लेते हैं, और साथ में आइज़ा को थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं, और आइज़ा में क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी, किन चीज़ों का आइज़ा आपको सवाल करता है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं थोड़ी बेसिक चीज़ से कि भाई सबसे पहली चीज़ हमारे पास स्कोप क्या है, आइज़ा का स्कोप क्या है। तो आइज़ा का स्कोप ये है कि जब यूज़र एंटिटी यूज़ करेगा सर्विस ऑफ वन और मोर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ 1 में हमारे पास लिखा हुआ है। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, तो पैराग्राफ 1 जो है वो आपको स्कोप से रिलेटेड चीज़ें बताता है। वो जर्नल अप्रोच इसी हैंड आउट से डिस्कस होगी। आधा घंटा सुकून से बैठ के कर लो, फिर 15 मिनट जो बोलोगे मैं करूँगा, सही है। आधा घंटा सुकून से बैठ के पहले अप्रोच समझ लो कि आइज़ा को रीड करते किस तरीके से, ठीक है, किस माइंडसेट से मैंने चीज़ों को रीड करना है, कैसे रीड करना है, क्या नोटिंग करनी है। अगर वो एक चीज़ हम कर लेंगे आज की क्लास के एंड में, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, तो मैंने कहा भाई, मैंने सबसे पहली चीज़ कही, मैंने कहा कि भाई ये हमारे पास आइज़ा का एक रेफरेंस है। अच्छा, अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या सारी की सारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट है ऑडिट के लिए? मतलब अगर एक कंपनी 10 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रही है, अगर एक कंपनी 10 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रही है, तो क्या सारी की सारी रेलिवेंट है? तो इसका आंसर है नो, स्ट्रेट आंसर है नो। और इसका आंसर दिया हुआ है आपको पैराग्राफ 2 में, सही है, ये पैराग्राफ 2 में इसका आपको आंसर दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है
कि भाई कैसे पता चलेगा, हाउ टू डिटरमाइन विच सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, इसके ऊपर एग्जामिनर ने आज तक आपसे सवाल नहीं पूछा है, इस चीज़ के ऊपर एग्जामिनर ने आज तक आपसे सवाल नहीं पूछा है कि यार ये कैसे पता चलेगा कि हाउ टू डिटरमाइन विच सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलिवेंट। तो जी इसका सिंपल आंसर ये है कि जब सर्विसेज एंड कंट्रोल्स ओवर देम आर पार्ट ऑफ द यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द एफएस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एग्जामिनर आपको सिनेरियो में 2-4 सिनेरियो दे दे और उसमें एक सिनेरियो ऐसा हो कि एक ऐसी सर्विस भी है जो कि आउटसोर्स की गई है, और वो जो आउटसोर्स सर्विस है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए रेलिवेंट नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के ऊपर जो कंट्रोल होते हैं उसके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो वो सर्विसेज आपकी रेलिवेंट नहीं होगी। इसका मतलब है कि आइजा 402 के स्कोप में वो चीज़ फॉल नहीं करेगी। मेरे बच्चों, क्या क्लियर हो? मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूं, बिकॉज वो चीज़ हमारी ऑलरेडी लेक्चर वगैरह में कवर्ड हो गई है। सवाल से आपको थोड़ी सी अप्रोच समझ आ जाएगी कि हमने स्टैंडर्ड को रीड कैसे करना है और किस तरह की चीज़ें करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास अगला सवाल आता है कि भाई हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस आर पार्ट ऑफ द यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आर पार्ट ऑफ द यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं, लेकिन कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द एफएस। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो सर्विस जो है वो रेलिवेंट है यूजर एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड अगेन आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, हाउ टू डिटरमाइन वेदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज आर पार्ट ऑफ द यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अगेन इसका आंसर पैराग्राफ 3 में है, कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। सिग्निफिकेंट एपकॉड डी फ्लो थ्रू द यूजर एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं रिलेटिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन, जो ऊपर इंफॉर्मेशन है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर द यूजर एंटिटी एफएस इंक्लूडिंग रिकॉर्ड। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ ये बता रहा हूँ कि हमने ये तीन पैराग्राफ पढ़े, इस 3 पैराग्राफ में पोटेंशियल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, मैंने वो सारे के सारे उन आइजाज के आगे लिख दिए हैं ताकि बच्चे को पता हो कि यार ये आइजा इन सवालात के आंसर देता है। तो अगर इस हैंडआउट को देख लेंगे और साथ रीड कर लेंगे, तो जब हैंडआउट आप रीड कर रहे होंगे, जब आप चीज़ें रीड कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा यार कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या ये अप्रोच समझ आती है? तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि यार ये जो पैराग्राफ है ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ बात कर रहा है। बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया। तो स्कोप वाला थोड़ा सा जेनेरिक स्टैंडर्ड है, स्कोप वाली चीज़ थोड़ी सी जेनेरिक है, तो इसको मैं क्विकली कर रहा हूँ। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है, क्या कोई एक्सेप्शन है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यार ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेलिवेंट हो यूजर एंटिटीज के प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो आइजा 402 के स्कोप में फॉल नहीं करेगा। क्या कोई एक्सेप्शन है? यस, एक्सेप्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक और ब्रोकर। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये पैराग्राफ 5 में लिखा हुआ है। तो जब आप पैराग्राफ 5 पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या है। क्या क्लियर हो? इस पैराग्राफ की हमारे पास की हेडिंग क्या है? इस पैराग्राफ की हमारी की हेडिंग है कि व्हाट आर देयर एनी एक्सेप्शन टू आइजा 402। बच्चों, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो? अच्छा, जब हम इसको रीड करेंगे तो हमें रियलाइज होगा यार कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनर ने आपसे आज तक नहीं पूछी हैं और चांसेस हैं कि वो आपसे पूछ सकता है। तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सी चीज़, मैंने बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज़ जो करी है, तो मतलब एक छोटा सा हमारा पहला एरिया जो स्कोप ऑफ आइजा है, हमारे पास बच्चों जो पहला एरिया स्कोप ऑफ आइजा है, उस स्कोप ऑफ आइजा में हमारे पास 5 पैराग्राफ हैं। उस 5 पैराग्राफ पे पोटेंशियली हमारे पास 5 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अगर मैं इस अप्रोच से पढ़ लूँगा और इस अप्रोच से आइजा को देख लूँगा तो इससे मुझे फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो एटलीस्ट मुझे 15-20 क्वेश्चंस भी मैंने गो थ्रू किए होंगे, तो मुझे रियलाइज़ हो जाएगा हाँ यार ये चीज़ हमारे पास किताब में लिखी हुई है। आपको इसमें से 2 चीज़ें बच्चों देखें, एक तो चीज़ वो है आइजा में कि आपने उस चीज़ की लॉजिक समझनी है, एक चीज़ वो है कि आपने उसकी थोड़ी बहुत लिंकिंग समझनी है, और एक चीज़ वो है कि उस आइजा की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। ये सारी की सारी चीज़ें लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी चीज़ें लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर्ड है। तो ये कभी तो जब आप आइजा पढ़ रहे होंगे तो खुदा का वास्ते आइजा पढ़ते हुए इन माइंडसेट से चीज़ों को ना देखेगा, बिकॉज ये आपकी ऑलरेडी कवर्ड है। आपने आइजा को इस माइंडसेट से पढ़ना है कि यार ये आइजा मुझे किन किन सवालात में हेल्प कर सकता है और कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाना, सही है, अब समझने का टाइम नहीं है तो बहुत डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आइजा में ये पोटेंशियल हमारे पास कोई 30 क्वेश्चंस हैं या 25 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हमारे पास आइजा में लिखे हुए हैं। दैट्स इट। क्या लिखा हुआ है ये समझने का टाइम अभी आपके पास नहीं है बच्चों, वो समझने वाली चीज़ आपके लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर्ड है।
क्या इस अप्रोच से एग्री करते हो मेरे बच्चों? अब थोड़ा सुनिएगा, अब अगर हम आइज़ा 402 सारा पढ़ चुके हैं और चीज़ें पढ़ चुके हैं, जब हम ये हैंड आउट पढ़ेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि यार ये कोई 6 से 8 सवाल ऐसे हैं जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है। और ये अच्छा हुआ कि मैंने आइज़ा रीडिंग करते हुए इन चीज़ों को देख लिया, बिकॉज अगर कल को एग्जामिनर मुझसे पूछेगा तो मैं बड़े आराम से आइज़ा 402 की हेल्प लेके कर सकता हूँ। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइज़ा 402? 315 की रिक्वायरमेंट अप्लाई करनी है, 330 की रिक्वायरमेंट अप्लाई करनी है। कहाँ लिखा हुआ है? पैराग्राफ 7 में लिखा हुआ है। अब आते हैं हम अपनी पहली रिक्वायरमेंट में, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, और जब इन चीज़ों को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें हमें रियलाइज़ होंगी कि यार एग्जामिनर यहाँ पे बड़े आराम से चीज़ें छाप के पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला काम हमारा ये होता है कि जी अगर एक कंपनी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स किया हुआ है तो वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन सी सर्विस को मैंने आउटसोर्स किया है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है मुझे। मेरा सबसे पहला काम है कि मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है इस चीज़ की। आइज़ा 315 आपसे कहता है ये है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट की जगह आप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे और उसमें चीज़ करेंगे। अच्छा भाई, What kind of, अब पहला सवाल हमारे पास ये आता है, what kind of understanding a user auditor shall obtain on how user entity uses the service of a service organization। तो जब आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि जी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इसके ऊपर पैराग्राफ 9 है। और पैराग्राफ 9 आपसे कहता है कि जी जब भी आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, इस वाले पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल को मैंने थोड़ा सा अलग रखा हुआ है, तो मैं अभी ग्रीन वाले पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब भी ग्रीन वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि जब हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो हम देखेंगे कि जी नेचर ऑफ द सर्विस क्या है, मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है, दोनों के दरमियान डिग्री ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, और नेचर ऑफ रिलेशनशिप दोनों के दरमियान क्या है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या सबको ये पॉइंट्स क्लियर है मेरे बच्चों? ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, सही है। तो मैं जो की वर्ड्स है सिर्फ उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। मुझे पता होना चाहिए यार कि मैंने किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो ये जो मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, पैराग्राफ 9, इससे मुझे क्या पता चलेगा? इससे मुझे पता चलेगा कि मैं किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ। मैं किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ? मैं इन चीज़ों की नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ। अब अगला सवाल ये है कि अगर मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये एक सवाल है। और उसकी सोर्स क्या होगी, इस अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने की सोर्स क्या होगी? आज तक एग्जामिनर ने आपसे ये सवाल नहीं पूछा। आप इमेजिन करें पेपर में सवाल आ जाए कि जी व्हाट आर द सोर्सेज टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए मैंने आगे पैराग्राफ जो A1 है, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसका रेफरेंस आपके लिए रख दिया है। और अगर आप पैराग्राफ A1 में देखेंगे तो वो A1 आपसे कहता है कि जिस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी ये हो सकती है। इन चीज़ों को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या आपको दोनों किताबों का लिंक समझ आ रहा है कि A1 में क्या लिखा हुआ है और A में क्या लिखा हुआ है? A जो आपकी मेन पैराग्राफ है, मेन रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे आके खामोश हो जाती है कि जी जो सर्विसेज आपने ऑब्टेन करनी है, जो अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन करनी है, तो आपने इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। लेकिन ये पैराग्राफ आपको ये नहीं बताता कि इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करनी है। तो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करनी है, तो ये आपको पैराग्राफ A1 बताता है, जो कि मैंने अपने हैंडआउट के पोटेंशियल क्वेश्चन में लिख दिया है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नेचर ऑफ सर्विसेज। क्या ये अप्रोच मेरे बच्चों को अब समझ आ रही है? तो जब आप किताबें आगे पीछे करते रहेंगे, बहुत आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। उसके अंदर क्या पर्पस सर्व हो रहा है, कौन से क्वेश्चन को वो आंसर कर रहा है, कौन सी रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रहा है, ये आपके लिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सबके सब टाइम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको इस तरीके से करूँ, और साथ साथ मैं आपको आइज़ा भी रीड कर रहा हूँ बच्चों। क्लियर हो इस अप्रोच पर? बेहतरीन हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आता हूँ वापस से, और मैं कहता हूं कि यार व्हाट मैटर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। और नेचर ऑफ रिलेशनशिप में आपने कौन से मैटर्स को कंसीडर करना होगा फॉर नेचर ऑफ रिलेशनशिप में। अब अगेन एक रिक्वायरमेंट आ रही है, और इसका आंसर आपकी मेन रिक्वायरमेंट पैराग्राफ में नहीं है, इसका आंसर आपके पास पैराग्राफ A8 में दिया हुआ है। यार इकबाल मेरे भाई, मैं इस वक्त तीन चार चीज़ें खोल के बैठा हूँ ना। मैं यहाँ पर आपको समझा भी रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे चीज़ें भी लेके जा रहा हूँ, फिर मैं आपको मेन किताब पे भी लेके जा रहा हूँ, फिर मैं आपको इधर भी लेके जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना। इसके बीच में यार तुम मुझसे हैंड आउट का सवाल करोगे, यार मुझे बताओ पॉसिबल होगा? मेरा बच्चा, मैं दे दूंगा ना हैंड आउट, क्यों नहीं दूंगा यार। एक सीक्वेंस है, एक चीज़ है जो कि मैं आधे घंटे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आधा घंटा सुन लोगे तो पता चल जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से लिंक्ड हो रही हैं। क्लियर हो मेरे भाई?
तो आप देखें अब ये जो आपका पैराग्राफ, तो पैराग्राफ 9 में आपके पास जो वर्ड लिखा हुआ है वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप का लिखा हुआ है, और पैराग्राफ A8 आपको बताता है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप में आपने किन चीज़ों को कंसिडर करना है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप में आपने किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, और इसके लिए पैराग्राफ A8 आपको जाता है। और अगर आप A8 देखें, A8 पढ़ें, तो इसके अंदर बेतहाशा पॉइंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूजर एंटिटी, टू बी प्रोवाइडेड टू द यूजर एंटिटी, एप्लीकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेगुलेटरी बॉडीज है, इंडेमनिफिकेशन, अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या वो इंडेमनीफाई करेगा, टाइप कौन सी रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, टाइप 1 रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि टाइप 2 रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्या यूजर ऑडिटर के पास एक्सेस होगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, और एग्रीमेंट अलाउ फॉर द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर ऑडिटर एंड द सर्विस ऑडिटर। आप इमेजिन करें ये 6 पॉइंट्स हैं और ये 6 नंबर का सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है। क्लियर हो मेरे बच्चों? ये 6 पॉइंट्स हैं आपके पास और ये 6 नंबर का, और ये कहाँ से लिंक्ड हो रहा है, ये कहाँ से लिंक्ड हो रहा है, ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप जो पैराग्राफ 9 में लिखा था उसकी एक्सप्लेनेशन उसने पैराग्राफ A8 में आपको दी है। तो कौन से जो एप्लीकेशन वाला है, एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेटरी मटेरियल वाले पैराग्राफ हैं, वो भी सारे के सारे मैंने अपने इस हैंडआउट में कवर कर दिए हैं बच्चों। क्लियर हो? तो इसका मतलब ये है अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर सवाल आता है अंडरस्टैंडिंग से, अब मेरी बात गौर से सुनना, अगर सवाल आता है अंडरस्टैंडिंग से कि आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, अंडरस्टैंडिंग क्यों ऑब्टेन करनी है, इसकी लॉजिक है जो कि क्लास में है, अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की ऑब्टेन करनी है, इसकी लिंकिंग है जो कि क्लास में है, तो इसकी लॉजिक, इसकी लिंकिंग, इसकी ड्राफ्टिंग सारी क्लास में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आइजा, अगर मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आइजा 402 को देखूं, तो आइजा 402 अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर बात करता है, सिर्फ 3 क्वेश्चन को कवर करता है। एग्जामिनर अगर आपसे सवाल पूछेगा तो वो 3 पोटेंशियल क्वेश्चन पूछेगा। पहली चीज़, कौन से मैटर्स के ऊपर आप अंडरस्टैंडिंग लोगे, दूसरी चीज़, और अंडरस्टैंडिंग की सोर्सेज क्या होंगी, और पहली चीज वो जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, उसमें नेचर ऑफ रिलेशनशिप में आप किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। बच्चों अगर एक पूरे स्टैंडर्ड को मैं 25-30 क्वेश्चंस और हेडिंग में तोड़ दूं, आप सोचें आपके लिए कितनी आसानी होगी पेपर में जाके उस चीज़ को रेफर करना, उस चीज़ को हाईलाइट करना, और एट द एंड इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्लियर होना कि यार मुझे स्टैंडर्ड सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। बेहतरीन हो गया। फिर मैंने कहा ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कि भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज, सुनना बच्चों, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज। तो मैंने क्या कहा था आपको, ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। अब अगला पार्ट हमारे पास आ रहा है इंटरनल कंट्रोल का, बड़ा स्पेसिफिक है टू इंटरनल कंट्रोल, जब इंटरनल कंट्रोल के ऊपर बात आती है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड आपको कहता है पैराग्राफ 10 आपसे कहता है कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आपने कहाँ से ऑब्टेन करनी है, यूजर एंटिटी से। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है यूजर एंटिटी से। तो अगर आप हाईलाइट करें तो ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद अदर्स एट द यूजर एंटिटी। ये आपको हाईलाइट करने की चीज़ है, इतना आपको पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने जा रहा हूँ किस चीज़ की, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऊपर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था हाउ अ यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विस ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बात जो है इस पैराग्राफ में बात सर्विसेज की हो रही है, इस पैराग्राफ 10 में बात किस चीज़ की हो रही है, इंटरनल कंट्रोल की हो रही है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आइजा का कौन सा पैराग्राफ। नॉर्मली होता ही है कि सवाल जो है पैराग्राफ 10 से आ रहा होता है और बच्चा आंसर में क्या लिख देता है, पैराग्राफ 9 लिख देता है। क्या गलती और भंड समझ आ रहे हैं आप लोग क्या करते हैं जब ओपन बुक पॉलिसी होती है और आप गलत पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, दिस इंक्लूडिंग कंट्रोल, द पैराग्राफ 10 deals with the internal control, paragraph 9 deals with the understanding of the services provided by the service organization। क्लियर हो मेरे बच्चों? अच्छा, फिर हमने कहा कि वो उसके एग्जांपल्स बताओ कि वो कंट्रोल्स क्या होंगे, मतलब उन कंट्रोल्स को क्या होगा, मतलब अगर वो कंट्रोल्स हैं, अगर यूजर एंटिटी के पास वो कंट्रोल्स हैं तो उन कंट्रोल्स वो नॉर्मली क्या कंट्रोल्स होंगे। तो पैराग्राफ A12 ने आपको कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। पैराग्राफ A12 ने आपको कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि आप कंपेयर कर सकते हैं डेटा सबमिटेड टू द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद द रिपोर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड और रिकम्प्यूटिंग अ सैंपल ऑफ द पेरोल अमाउंट फॉर क्लरिकल एक्यूरेसी। तो ये अगर कोई डेटा आपको सबमिट करवाया हुआ है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसने जो डेटा करवाया हुआ है और जिस कंट्रोल के ऊपर मैंने काम किया हुआ है क्या दोनों सेम है, और जो डेटा उसने कराया है आपको सबमिट कराया है उसके ऊपर आप रिकम्प्यूटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ आइजा ने आपको कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करी हैं, ये भी मैंने अपने क्वेश्चंस में आपके साथ लिख दिए हैं बच्चों। तो स्टेप 1, टू ऑब्टेन सच अंडरस्टैंडिंग विथ whom, यूजर एंटिटी, एग्जाम्पल ऑफ दोज कंट्रोल्स कंपेयरिंग और रिकम्प्यूटिंग, आगे पैराग्राफ का रेफरेंस। व्हाट, अब अगला सवाल, व्हाट इफ सच अंडरस्टैंडिंग नॉट ऑब्टेन्ड एट द यूजर एंटिटी। अगर ऐसा होगा तब क्या करेंगे, तो यहाँ आपको पैराग्राफ 12 हेल्प करेगा और पैराग्राफ 12 आपसे कहता है कि आप टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट ले लें। ये वक्त नहीं है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट के डिफरेंसेस को मालूम करने का, सही है।
क्यों यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट लिखा हुआ है और क्यों रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क में सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट लिखा हुआ है, ये बड़ी डिटेल में क्लास में चीज़ें पढ़ चुके हैं। आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप खुद जाके विजिट कर सकते हैं, आप अनदर ऑडिटर को इंगेज कर सकते हैं। मेरे बच्चों का यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट्स याद है? जिसने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड उसने लेक्चर लिए में उसको ये पॉइंट्स याद आ रहे हैं? अब आप इमेजिन करें, और इसके ऊपर एग्जामिनर आपसे बहुत सारे सवाल पूछ चुका है। अच्छा, मैंने जो यहाँ पे कमेंट का बॉक्स बनाया है वो इसलिए बनाया है कि अगर आप अनदर ऑडिटर को इंगेज करते हैं, तो फिर इस केस में आइज़ा 402 से बात निकल के कहाँ चली जाएगी मेरे बच्चों? आइज़ा 600 में चली जाएगी। ज़बरदस्त मेरा बच्चा, ज़बरदस्त। लेकिन अगर आप सोचें, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि भाई मुझे बताओ ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन सा ऑप्शन करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन नहीं करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन वर्स्ट है। इमेजिन करें कि एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछता है, तो इसका मतलब है व्हाट फैक्टर्स टू कंसीडर, विच ऑफ द अबव ऑप्शन इज बेस्ट। तो इसका आंसर छुप के दिया हुआ है पैराग्राफ A15 में। इसका आंसर छुपा के दिया गया है पैराग्राफ A15 में। फर्दर प्रोसीड व्हेन अ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूजर एंटिटी, द यूजर ऑडिटर्स डिसीजन एज टू विच प्रोसीजर्स इंडिविजुअली और in combination in paragraph 12 to undertake in order to obtain the information necessary to provide a basis for the identification and the assessment of the risk of material misstatement in relation to this। तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? साइज ऑफ बोथ द यूजर एंटिटी एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन एट द यूजर एंटिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, द लोकेशन ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। लोकेशन से क्यों फर्क पड़ता है? अगर लोकेशन होगा तो विजिट वाला ऑप्शन रिलायबल रहेगा आपके लिए। बच्चों, अगर लोकेशन है तो विजिट वाला ऑप्शन रिलायबल रहेगा आपका। हम ये पढ़ रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कि T1 T2 रिपोर्ट ले लो सर्विस ऑडिटर की, कांटेक्ट कर लो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, विजिट कर लो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी और ऑडिटर को एंगेज कर लो। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा प्यारे बच्चों? तो इसमें से एक ऑप्शन आ रहा है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट कर लो। तो क्या ये ऑप्शन रेलिवेंट होगा, नहीं होगा, कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए? तो इसमें से एक चीज़ लिखी हुई है लोकेशन। तो अगर आप कराची में हैं और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुबई में या फिर कनाडा में बैठी हुई है, तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा विजिट करना? क्या आप इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? तो अगर आपका कनाडा में डेलॉइट कनाडा बैठा हुआ है, आप उसको एंगेज कर सकते हैं। क्लियर हो मेरे बच्चों? तो इसका मतलब है ये वो चीज़ है जिसको एग्जामिनर ने आज तक नहीं पूछी है। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये वो चीज़ है जिसको एग्जामिनर ने आज तक नहीं पूछी है। पॉसिबल है कि आपसे पूछ सकता है, और 5 पॉइंट्स उसने आपको मेंशन किए हुए। तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को लिंक करके और कनेक्ट करके और सवालात बनाने के। भाई पहला सवाल, भाई अंडरस्टैंडिंग कहाँ से ऑब्टेन करूँ? भाई यूजर एंटिटी से करो। अच्छा, फिर उसके बाद व्हाट इफ की यूजर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं हो सकेगी? तो भाई ये 4 ऑप्शन है। तो फिर अगला सवाल, भाई 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो भाई इन फैक्टर्स को कंसीडर कर लो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। तो अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट की तरफ जाते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे, अब ये सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वो एरिया है जो कि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ने आज तक आपसे नहीं पूछा है कि अगर सर्विस ऑडिटर आपको एक रिपोर्ट देता है टाइप 1 और टाइप 2, उस रिपोर्ट के बेसिस पर आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिस्क को असेस कर रहे हैं, प्रोसेस सारा समझ रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो भाई अगर आपको टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट मिली है तो एक शख्स से मिली है ना, एक ऑडिटर से मिली है, और उसके बेसिस पे आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। तो उस ऑडिटर की आपको क्या देखनी पड़ेगी? उस ऑडिटर को आपको देखना पड़ेगा व्हाट टू कंसीडर। जब टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट आएगी तो मैं फौरन से टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर कूद जाऊंगा मेरे बच्चों। जब मेरे पास रिपोर्ट आएगी तो क्या मैं टाइप 1 और टाइप 2 की रिपोर्ट के अंदर कूद जाऊंगा मेरे बच्चों? नहीं, मैं कूदूंगा नहीं। मुझे हैंडआउट कहता है कि पैराग्राफ 13 को रेफर करें, और पैराग्राफ 13 आपसे कहता है कि जी अगर आपने देखना हो कि सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट ऑफ द ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट द यूजर शैल बी सेटिस्फाइड एज टू, पहले आपने सेटिस्फाई होना है कि जो सर्विस ऑडिटर है उसकी कॉम्पिटेंसी और इंडिपेंडेंस और एडिक्वेसी ऑफ द स्टैंडर्ड अंडर विच द टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, क्या पता वो कनाडा, क्या पता वो यूएसए का हो, और यूएसए में तो आइजा अप्लाई होते ही नहीं है। फिर क्या करेंगे भाई? और ये सोचे कि एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे कि जी जो रिपोर्ट आई है वो यूएसए से आई है और टाइप 1 और टाइप 2 की रिपोर्ट आई हुई है, लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो ISA 3402 के हिसाब से नहीं है, बिकॉज उस रेगुलेटरी में, उस मुल्क में, उस जुरिस्डिक्शन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है वो अप्लाई नहीं होते। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट नहीं देखनी है, पहले आपने ये देखना है। तो इसका मतलब है इसका आंसर आपको पैराग्राफ 13 देगा। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि भाई इन फैक्टर्स को मैं कंसीडर कैसे करूं?
ये जो ऊपर आपने मैटर्स बताए हैं, ये जो ऊपर आपने मैटर्स बताए मुझे, इन मैटर्स के ऊपर में ये आप समझ रहे हैं, ये दो अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल ये किन चीज़ों को कंसीडर करना है, व्हाट टू कंसीडर। अगला सवाल है हाउ टू कंसीडर। तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसका आंसर छुप के दिया गया है पैराग्राफ A21 में मेरे बच्चों। इसका आंसर छुप के दिया गया है पैराग्राफ A21 में। और पैराग्राफ A21 आपसे कहता है आप इंक्वायर कर सकते हो, क्या वो सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी ओवरसाइट है, वो कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जिसको मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ। द सर्विस ऑडिटर मे बी प्रैक्टिसिंग इन अ जुरिस्डिक्शन वेयर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूजर ऑडिटर मे ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्ड यूज्ड बाय द सर्विस ऑडिटर फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है, क्या कहना चाह रही है? और आप इमेजिन कर रहे हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या सवाल पूछ सकता है इसके ऊपर? कोई समझाएगा मुझे? बच्चों आप बैठे हैं पाकिस्तान में, सर्विस ऑडिटर बैठा हुआ है यूएसए में। तो यूएसए में जब बैठा हुआ है तो आपने क्या असेस करना है? कॉम्पिटेंसी असेस करनी है। तो आप इंक्वायर कर लोगे इससे, ठीक हो गया बच्चों। फिर आपने चेक करना है कि जो स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है क्या वो अप्रोप्रिएट है। तो यूएसए जो यूज़ करता है वो यूएस गैस यूज़ करता है, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे ISAE 3402 तो नहीं होगा, यहाँ पे ISAE 3402 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि अच्छा एक और चीज़ आप ये चेक कर लेंगे कि भाई ये जो बंदा है इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हमारे ऊपर ICAP है, SECP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है। तो क्या इसके ऊपर रेगुलेटरी ओवरसाइट होती है नहीं होती, आप ये चेक कर लेंगे। प्लस फिर आप इस स्टैंडर्ड को देखेंगे, फिर आप यूएस गैस में जाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड क्या है और यहाँ पे जो रिपोर्ट बन रही है क्या वो आइजा के हिसाब से अलाइंड है भी कि नहीं। भले उसमें आइजा लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन जो काम उसने करा है, जिस अप्रोच के तहत उसने करा है, क्या वो अप्रोच सेम है कि नहीं। आप इमेजिन करें कि ये चीज़ कोने में छुपी हुई और एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है एक सिंपल से सिनेरियो बना के कि जो रिपोर्ट आपको मिल रही है वो किसी और स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की है। इसका आंसर छुप के आपको पेपर में ये पैराग्राफ ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं है। आप भी ढूंढ सकते हैं, बीकॉम वाला भी ढूंढ सकता है। लेकिन अगर पेपर से पहले मुझे ये पता हो कि यार ये चीज़ लिखी हुई है तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होऊंगा सवाल पढ़ के कि मैं उस पैराग्राफ को रेफर कर सकता हूँ। क्या मेरी अप्रोच क्लियर है मेरे बच्चों? समझ आ रही है? आप में से कितने लोगों को ये रिक्वायरमेंट का पता था वैसे? अच्छा, कितने लोगों को इस रिक्वायरमेंट का नहीं पता था? थोड़ा बहुत ये आधे पौने घंटे का सेशन रख लेंगे बच्चों तो फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा सा, ताकि पेपर आया तो क्लिक कर जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ क्लास में पढ़ी थी और लिखी हुई भी है। चलो ज़बरदस्त मेरे बच्चों, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर यहाँ पे व्हाट टू कंसीडर अबाउट दिस सर्विस ऑडिटर है, ये सुनना। हाँ मेरे बच्चों, खुदा का वास्ता है सुनना। पैराग्राफ 13 आपसे कहता है आपने क्या कंसीडर करना है अबाउट दिस सर्विस ऑडिटर और आपने कैसे कंसीडर करना है अबाउट दिस सर्विस ऑडिटर। पैराग्राफ 14 जो इसके बात है वो सर्विस ऑडिटर के ऊपर बात नहीं करता है। अब वो किसके ऊपर बात करता है मेरे बच्चों? अब वो किसके ऊपर बात करता है? जल्दी छेती मेरा बच्चा, प्लीज़ छेती। अब वो आपसे बात करता है कि अब तुम रिपोर्ट के अंदर जाओगे। अब वो आपसे बात करता है किस चीज़ की? रिपोर्ट के ऊपर। तो पैराग्राफ 4 तो बड़ा ज़रूरी है। पैराग्राफ 13 भी एक अच्छा एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है, पैराग्राफ 14 भी अच्छा एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है, लेकिन पैराग्राफ 13 डील करता है अबाउट द सर्विस ऑडिटर और पैराग्राफ 14 डील करता है अबाउट द रिपोर्ट। ये मुझे जब मैं आइजा रीड करूँ तो मुझे ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि पैराग्राफ 13 जो है वो सर्विस ऑडिटर के बारे में करता है और पैराग्राफ 14 जो है वो रिपोर्ट के बारे में करता है। अगर पेपर में सवाल रिपोर्ट से रिलेटेड आएगा तो 14 रेलिवेंट आइजा है, अगर सवाल जो है वो सर्विस ऑडिटर से रिलेटेड आएगा तो पैराग्राफ 13 इज अ रेलिवेंट आंसर। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो इसके लिए क्या कंसिडर करूँगा भाई? तो जो रिपोर्ट है क्या वो रिपोर्ट मेरे लिए रेलिवेंट है कि नहीं है? तो मैं देखूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो डेट जो उसकी है, जो पीरियड उसका है, क्या वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट है? क्या मतलब इसका कि मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर 2026 है और जो रिपोर्ट है उसकी जो डेट है वो 30 मार्च 2026 तक की है, तो इसका मतलब है मुझे ये रिपोर्ट पूरे साल के ऊपर रिलायंस प्रोवाइड नहीं कर रही। जो एविडेंस उसने ऑब्टेन करा है, इवैल्यूएट द सफिशिएंसी एंड द अप्रूवल ऑफ द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द रिपोर्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो रिपोर्ट है क्या वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है ताकि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर सकूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, whether the complementary user entity control identified by the service organization are relevant to the user entity and if so obtain an understanding of whether the user entity has designed and implemented such control। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। कंपनी ए ने कंपनी बी को आउटसोर्स किया। कंपनी बी कहती है कि यार जो तुमने मुझे फंक्शन आउटसोर्स करा है मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन मुझे ये काम करने के लिए तुमसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन तुम मुझे प्रोवाइड करोगे तभी मैं ट्रांजैक्शन को आगे प्रोसेस भी कर सकूँगा और तभी मैं ट्रांजैक्शन को तुम्हारे बिहाफ पे रिकॉर्ड भी कर सकूँगा। सही है?
तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये कौन दे रहा है, कंपनी ए दे रहा है। कंपनी बी क्या इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा? जस्ट कॉमन सेंस वाला सवाल है, क्या कंपनी बी इसकी मतलब मैं कंपनी ए के लिए काम कर रहा हूँ, कंपनी ए से मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या मैं उसको वेरीफाई नहीं करूँगा? कंपनी बी उसको वेरीफाई नहीं करेगा मेरे बच्चों, कंपनी बी उसको वेरीफाई नहीं करेगा। कंपनी बी कहेगा ठीक है ये डेट, अच्छा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपनी ए जो है वो कंपनी बी को आउटसोर्स करती है पेरोल। क्या कंपनी बी को वही आएगी कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या सैलरी है, क्या अटेंडेंस है? तो कंपनी भी कहता है कि जी मैं पेरोल तुम्हारा तभी प्रोसेस कर सकूंगा अगर तुम मुझे हर महीने एम्प्लॉय की लिस्ट और उनके आवर्स और उनके आवरली रेट प्रोवाइड कर दोगे, तो मैं जो है वो प्रोसेस भी कर दूंगा और मैं डिस्पैच भी कर दूंगा। बच्चों सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम कर रही है किस पे डिपेंड करती है? एम्प्लॉय लिस्ट, आवर्स, आवरली रेट। क्या कंपनी बी का जो सर्विस ऑडिटर होगा क्या वो इन कंट्रोल्स के ऊपर भी रिलायंस दे रहा होगा? वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। तो इसका मतलब है यहाँ अगर ऑडिटर बैठा हुआ है पीडब्ल्यूसी, कंपनी ए का जो ऑडिटर बैठा हुआ है पीडब्ल्यूसी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो फिर इन कंट्रोल्स के ऊपर काम करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और उसके लिए वो कहीं और नहीं जाएगा, वो कंट्रोल यूज़र एंटिटी के पास ही एग्जिस्ट करता रहेगा। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ समझने का टाइम नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए इस वक्त आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो मैंने जब सवालात देखे और मैंने इसको इस तरीके से देखा तो मैंने कहा अच्छा पैराग्राफ 13 जो है वो सर्विस ऑडिटर की बात करता है और पैराग्राफ 821 कोने में छुपा हुआ है वो बात करता है कि सर्विस ऑडिटर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करेंगे वो लिखा हुआ है, कि आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो लिखा हुआ है। और जो पैराग्राफ 14 है वो रिपोर्ट के ऊपर बात करता है कि रिपोर्ट की डेट और पीरियड अप्रोप्रिएट है, क्या रिपोर्ट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस प्रोवाइड कर रही है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल है तो क्या यूजर एंटिटी ने उसको आइडेंटिफाई करा है। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल के ऊपर सर्विस ऑडिटर एश्योरेंस नहीं देगा मेरे बच्चों। डन हो गया यहाँ पे? अच्छा भाई बहुत सी चीज़ हमने पढ़ी है और बहुत सी चीज़ हमने सुनी है कि भाई टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, और लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर है, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में नॉर्मली क्या लिखा हुआ होता है? टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में लिखा हुआ क्या होता है? तो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ होता है इसके ऊपर हमें पैराग्राफ 822 गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और पैराग्राफ 22 कहता है कि जी नॉर्मली हमारे पास जो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट होगी वो आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा? कि कौन से कंट्रोल्स मौजूद है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से ट्रांजैक्शन फ्लो कर रही है। पेरोल मेरे पास आता है, पेरोल का डेटा मेरे पास आता है, मैं उसके बेसिस पे पेरोल की सर्विस बनाता हूँ, फिर उसको वेरीफाई करता हूँ, फिर एक बंदा उसको अप्रूव करता है, फिर आगे बैंक डिटेल्स में जाकर उसको प्रोसेस करता है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, उस रिस्क के अगेंस्ट क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो कर रही है, और कौन से कंट्रोल्स मौजूद है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में डिजाइंड और इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट and correct the processing errors that could result in a material misstatement in the user entity's financial statement। क्या तक बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट का कंटेंट क्या होता है तो भाई कंटेंट ये होता है। तो इसके ऊपर हमें पैराग्राफ 822 में छुपके से आंसर दिया हुआ है मेरे बच्चों। अच्छा अब यहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं, डेट एंड पीरियड अप्रोप्रिएट। बच्चों क्या एक सवाल नहीं आता सामने, व्हाट इफ द डेट एंड पीरियड इज नॉट अप्रोप्रिएट? बच्चों चलो जल्दी आ जाओ, पहला पेज खत्म हो गया माशाल्लाह से, अगले 15 मिनट में दूसरा पेज भी खत्म हो जाएगा। तो अगर एक सवाल जो कि एक्सपेक्टेड है, एग्जामिनर ने आज तक नहीं पूछा कि व्हाट इफ डेट एंड पीरियड अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जब मैं रिपोर्ट को देखूंगा व्हाट इफ डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय द सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट रेलिवेंट, तो क्या यहाँ पे मसला सर्विस ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी का है? नहीं, यह मसला किस चीज़ का है? उसकी कॉम्पिटेंसी में कोई मसला नहीं है, मसला है रिपोर्ट के ऊपर। तो अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है जिसकी आपके पास जो रिपोर्ट है उसका डेट और टाइम जो है वो रेलिवेंट नहीं है, आपका ईयर एंड कुछ और है, रिपोर्ट की डेट कुछ और है, तो इस केस में क्या करेंगे बच्चों? इस केस में आंसर छुपा के दिया गया है पैराग्राफ 823 में। A type 1 or type 2 report that is as of a date or for a period that is outside the reporting period of a user entity मैं स्टिल सुने क्या आंसर है, मैं असिस्ट द यूजर ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग अ प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग। क्या कहता है वो? प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग, सही है, प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स implemented at the service organization if the report is supplemented by if, और फिर आगे एक और कंडीशन लगाता है, कहते हैं प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देगा if the report is supplemented by the additional current information from the other sources. If the service organization's description of the control is as of a date or for a period that precedes the beginning of the period under the audit, सही है। तो आपका ऑडिट स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2026 से और जो रिपोर्ट है वो 1 जनवरी 2026 से पिछले की है,
द यूजर ऑडिटर मे परफॉर्म प्रोसीजर टू अपडेट द इन्फॉर्मेशन इन अ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट सच एज। तो इसका मतलब है रिपोर्ट आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, रिपोर्ट आपके रेलिवेंट, लेकिन स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि स्टिल हेल्पफुल है, स्टिल हेल्पफुल है, आपकी प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो करती है, रिस्क ही आइडेंटिफाई करना है ना, कंट्रोल पर रिलायंस तो नहीं लेनी है ना, तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन फ्लो कैसे करती है, कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनते हैं, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा। और फिर आप देख लें कि क्या इस साल कोई चेंजेस हुई हैं, क्या पर्सन में कोई चेंजेस हुई हैं, कोई करंट डॉक्यूमेंटेशन हो आप उसको रिव्यू कर लें, और अगर कोई चेंजेस हुई है तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से डिस्कस कर लें कि लास्ट ईयर तक काम ऐसे हो रहा था, इस साल काम डिफरेंट तरीके से हो रहा है, कोई नया एम्प्लॉय आया है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को। बच्चों इमेजिन करो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकता है, किस कदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकता है। क्लियर हो मेरे बच्चों। तो मैंने इस चीज़ को हैंड आउट में इस तरीके से कवर करा, व्हाट इफ द डेट एंड द पीरियड कवर्ड बाय द रिपोर्ट इज नॉट रेलिवेंट, किसके अंडर, ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग के अंदर है। बच्चों क्लियर हो, कहाँ लिखा हुआ है आंसर, छुपके से पैराग्राफ 823 में, छुपके से पैराग्राफ 823 में। अच्छा, अगली चीज़, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है रिस्पॉन्डिंग टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे स्टेप 1 कहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेम अप्रोच स्टार्ट किया जाएगा यूज़र एंटिटी से, इसके ऊपर आपसे पैराग्राफ 15A आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। रिस्पॉन्डिंग टू द असेस्ड रिस्क held at the user entity, and if not, so if the records at the user entity are not available, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं टाइप 2 रिपोर्ट ले सकता हूँ, मैं अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर सकता हूँ, मैं अनदर ऑडिटर को इंगेज कर सकता हूँ। मेरे बच्चों क्या क्लियर हो यहाँ तक, सिंपल सी चीज़ है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, एक अच्छा सवाल है, व्हेन टू टेस्ट TOC, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और मैंने अपने हैंडआउट को इस तरीके से बाइफरकेट किया कि जी दिस वन डील्स विद द TOC, और नीचे जाके रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वापस आ रहा होगा, गायब हो गया, सॉरी, रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट TOD। तो सबसे पहले हम TOD कवर करते हैं। तो TOD में कहा कि भाई कहाँ से करना है, रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंटिटी 15A, और अगर 15A के हिसाब से यूजर एंटिटी के पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो 15B की तरफ जाएंगे, और 15B की तरफ जाकर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंफर्मेशन AP अनदर ऑडिटर इनको एंगेज कर लेंगे। फिर रिस्पॉन्डिंग टू द असेस वापस आ रहा है, लेकिन इस बार TOC के लिए आ रहा है। तो TOC के लिए आ रहा है, तो अब मैं TOC को कैसे वेरीफाई करूँ, TOC को वेरीफाई करने का तरीका ये है, पहला यूजर एंटिटी, परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यूज अनदर ऑडिटर, सही है। तो ये चीज़ अगर आप देखें तो ये चीज़ नॉर्मली आपकी मैच कर रही है। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा, मतलब अगर पेपर में आपके पास सवाल आता है तो आप कब तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप कब करेंगे। 829 में छुपके से इसका आंसर दिया गया है, 829 में छुपके से इसका आंसर दिया गया है बच्चों, और 889 में इसका आंसर इस तरीके से दिया हुआ है, जब रिस्क असेसमेंट जो आपकी होगी, जब ये एक्सपेक्टेशन आपकी होगी कंट्रोल इफेक्टिव है तो कंट्रोल आपको टेस्ट करना होगा, और जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को, बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है ये। जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना लाजमी है, और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल इनइफेक्टिव हो जाएंगे तो आप क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर देंगे बच्चों। अच्छा, तो हमने इसको भी पढ़ लिया, हमने पैराग्राफ 15B भी पढ़ लिया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ और मैं कहता हूँ, अच्छा मैंने इसको भी देख लिया यार थोड़ा सा, फिर मैं कहता हूँ इफ़ टाइप 2 रिपोर्ट, अब वो ऊपर से कनेक्ट करता है, हाँ, इफ़ टाइप 2 रिपोर्ट, हाउ टू डिटरमाइन वेदर सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट्स प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो अगर टाइप 2 रिपोर्ट है, अच्छा जब यहाँ पे टाइप 2 रिपोर्ट है तो क्या सर्विस ऑडिटर के बारे में काम करना पड़ेगा मुझे। अगर आप यहाँ पे देखें मेरे बच्चों तो यहाँ पे वो इस चीज़ को कवर नहीं करता, किस चीज़ को कवर नहीं करता, इन चीज़ों को कवर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ये तो आप प्लानिंग में ऑलरेडी कर चुके हैं, ये प्लानिंग में मेरा बच्चा ऑलरेडी कर चुका है। तो टाइप 2 के वक्त, रिस्पॉन्ड के वक्त वो आप कहता है कि उसको करने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्ड के वक्त हालांकि वो वापस से एक चीज़ रिपीट करता है क्या, कि अगर टाइप 2 रिपोर्ट आप ले रहे हैं तो आपने ये देखना पड़ेगा वेदर सर्विस ऑडिट रिपोर्ट्स प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सेम चीज़ बात करता है, डेट और पीरियड एप्रोप्रिएट ऊपर पड़ा, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल ऊपर पड़ा, टाइम पीरियड कवर्ड एंड द टाइम लैप्स एंड वेदर द रिपोर्ट इज रेलिवेंट। ये सारी की सारी बातें पैराग्राफ 17 में करता है प्यारे बच्चों। पैराग्राफ 17 में जो बातें की गई हैं और पैराग्राफ ऊपर जो आपसे बातें की गई थी, दोनों सेम है। फ़र्क इतना है कि वहाँ ऊपर जो बात की गई थी वो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट दोनों के लिए थी। यहाँ पर जो आपसे बात की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट के लिए की जा रही है जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे रिलायंस ले रहे हैं। डन है बच्चों। तो हमारे पास की पॉइंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास की पॉइंट्स हैं कि हमने देखना पड़ेगा कि जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिज़ाइन है, जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, बिकॉज टाइप 2 रिपोर्ट है,
at the service organization is at a date or for a period that is appropriate for the user auditor's purpose। सही है, appropriate for the user auditor's purpose, कि जो डेट है क्या वो मेरे लिए appropriate है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल है जिसको आइडेंटिफाई किया है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने और वो रेलिवेंट है, तो मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी और मुझे उन कंट्रोल्स को यूजर एंटिटी में टेस्ट करना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसा नहीं है कि जी पौने कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बात है, वो वेरीफाई हो गए, बाकी सवा कंट्रोल जो है वो यूजर एंटिटी के पास है, उसको मैंने वेरीफाई नहीं करे, तो क्या ओवरऑल इस सर्विस के ऊपर मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है मेरे बच्चों? जबरदस्त मेरे बच्चों, जबरदस्त। अगली चीज हमारे पास evaluating the adequacy of the time period covered by the test of controls and the time elapsed since the performance of the test of control, and evaluate whether the test of control performed by the service auditor and the result thereof are relevant to the assertion in the user entity's FS and provide sufficient appropriate audit evidence to support the user auditor's risk assessment। अब यहाँ पे वो आपको चार चीज़ें कहता है कि जी अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं तो इन चार चीज़ों के ऊपर आपने करना होगा। तो इफ़ टाइप 2 रिपोर्ट, हाउ टू डिटरमाइन वेदर सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट्स प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको भी अगर आप पैराग्राफ 17 को देखें, क्या आपसे आज तक एग्जामिनर ने ये चीज़ पूछी है आपसे? जी अगर आपके पास टाइप 2 रिपोर्ट आई है, बताएं आप टाइप 2 रिपोर्ट में कैसे कंसिडर करेंगे कि टाइप 2 रिपोर्ट आपके लिए रेलिवेंट है कि नहीं है। एग्जामिनर ने ये कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों आपसे कभी भी नहीं पूछा और ये चीज़ आपके पास स्ट्रेट किताब में लिखी हुई है। अच्छा, अब जब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वेदर द रिपोर्ट इज़ रेलिवेंट। दिख रहा है बच्चों, क्या रिपोर्ट रेलिवेंट है आपके लिए? तो फिर आगे जाके छुपके से पैराग्राफ A31 में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, व्हाट डज रेलिवेंट मीन्स। तो रेलिवेंट टू एजर्शन, कि भाई आपने जिस रिस्क के ऊपर, जिस एजर्शन के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किया था, क्या वो टाइप टू की रिपोर्ट उस एजर्शन के ऊपर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर भी रही है कि नहीं कर रही? क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अब एक कॉन्सेप्ट ये है, सुनना बच्चों, सुनना मेरे बच्चों प्लीज़, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप देख लो कि इसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है। पैराग्राफ A32 में वो कहता है व्हाट इफ टाइप 2 रिपोर्ट डू नॉट मैच विद द यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। थोड़ी बहुत लिंकिंग समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो इसका मतलब ये है व्हाट इफ टाइप 2 रिपोर्ट डू नॉट मैच विद द यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। तो अगर इसके ऊपर आपको आंसर देता है पैराग्राफ A32 और पैराग्राफ A32 आपसे कहता है, मैं थोड़ा सा पहले इसको यहाँ से रीड कर देता हूँ, फिर हैंडआउट से भी रीड कर देता हूँ, कि अगर थोड़ा बहुत लिटिल ओवरलैप है, लिटिल ओवरलैप का मतलब कि भाई आपके 12 महीने हैं और जो रिपोर्ट कवर कर रही है उस 12 महीने में से 3 महीने को कवर कर रही है, तो जब 3 महीने को कवर कर रही है मेरे बच्चों, तो ऑडिट एविडेंस में कितना मिलेगा? लिटिल मिलेगा, ऐसा ही है। और फिर तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, या तो पिछले साल की रिपोर्ट ले लो या मजीद अगले साल की रिपोर्ट ले लो। क्या पता सर्विस ऑडिटर ने अगले साल की भी रिपोर्ट इशू कर दी हो, तो जब आप अगले साल की रिपोर्ट इशू करेंगे तो आपको ओवरऑल पूरे 12 महीने के ऊपर रिलायंस मिल जाएगी बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? व्हाट इफ जो टेस्टिंग पीरियड उसका है वो कंप्लीटली आउटसाइड है, तो इसका मतलब है यहाँ पे स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि अब आप उसकी रिपोर्ट पे रिलाय नहीं कर सकते। एक और चीज़ सुन लें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक और चीज़ सुन लें आप, इंपॉर्टेंट है। इफ़ लिटिल ओवरलैप, लिटिल ऑडिट एविडेंस प्लस प्रीसीडिंग और सब्सिक्वेंट रिपोर्ट वुड बी हेल्पफुल। फिर वो कहता है अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब कि अगर प्रीसीडिंग और सब्सिक्वेंट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो अदरवाइज इंगेज अनदर ऑडिटर और परफॉर्म बाय ओन। मतलब क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये सारी चीज़ें पैराग्राफ A32 में लिखी है। अब इसको अगर हम पढ़ते हैं, अब एक और सिनेरियो जो वो आपसे कवर करता है वो ये करता है कि यार व्हाट इफ सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द कंट्रोल आउटसाइड द पीरियड कवर्ड बाय द टाइप 2 रिपोर्ट। तो यार अगर जो टाइप 2 रिपोर्ट आपको मिली है लेट से मार्च के महीने में, और मार्च के महीने के बाद जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज आया है, सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से काम कर रही है उसके कंट्रोल के ऊपर, तो अब क्या करें? अब क्या करें? तो सेम सिनेरियो को लेकर चलता है, लेकिन वो यहाँ पे आपसे कहता है कि जी इसका आंसर जो है पैराग्राफ A33 में लिखा हुआ है। और पैराग्राफ A33 कहता है इट मे ऑल्सो बी नेसेसरी फॉर द यूजर ऑडिटर टू ऑब्टेन एडिशनल एविडेंस अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द कंट्रोल्स at the service organization outside of the period covered by the type 2 report, or determine additional audit procedure to be performed. Relevant factors in determining what additional audit evidence to obtain about the control at the service organization that were operating outside of the period covered by the service audit report may include significance of the assess। अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है बच्चों, तो जो कंट्रोल चेंज हुए हैं क्या उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा आपको?
फिर वो कहता है स्पेसिफिक कंट्रोल्स दैट वर टेस्टेड ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू देम सिंस दे वर टेस्टेड इंक्लूडिंग चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसेस एंड पर्सनल। तो वो कहता है जो स्पेसिफिक कंट्रोल्स है जिसको आपने इंटरिम पीरियड में टेस्ट किया था, जो इनिशियली सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट थी जो कि 3 महीने 6 महीने 9 महीने को कवर कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके अब तक ईयर एंड तक क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हुई हैं और उन चेंजेस उन स्पेसिफिक कंट्रोल को आप टेस्ट करेंगे और द डिग्री टू विच ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिव ऑफ दोज कंट्रोल्स वाज ऑब्टेन्ड। सही है, क्या कंट्रोल पे रिलायंस आपकी बहुत ज़्यादा है कि अगर कंट्रोल्स नहीं होंगे तो फिर तो आप जो है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड। तो क्या कंट्रोल बहुत ज़्यादा है तो आपको नहीं लगता कि उन चेंज कंट्रोल के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीरियड, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीरियड सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है। 11 महीने 15 दिन की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई कंट्रोल चेंज नहीं है, सिर्फ आखिरी के 15 दिन में कंट्रोल चेंज हुआ है और उसकी रिपोर्ट नहीं है। तो लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीरियड, द एक्सटेंट टू विच द यूजर ऑडिटर इंटेंड्स टू reduce the further substantive procedure based on the reliance on control, then effectiveness of the control environment। ठीक है, कंट्रोल चेंज हुआ है लेकिन आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ दैट कंट्रोल कितना स्ट्रांग है कि अगर आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग और मेंटेन कंट्रोल इफेक्टिव है तो इसका मतलब है अगर कंट्रोल कोई चेंज हुआ भी है तो वो भी इफेक्टिव ही होगा। अगेन अगर आप देखें मेरे बच्चों 6 से 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 6 से 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और एग्जामिनर ने अभी तक इसको एग्जामिन नहीं करा है। टाइम और डेट को तो एग्जामिनर ने अभी तक कवर्ड नहीं करा है मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है कि जब टाइम और डेट में चेंज होगा तो आप क्या करेंगे। अगर कंट्रोल एक ही फाइनेंशियल ईयर में कंट्रोल चेंज हो चुका है, कंट्रोल का प्रोसेस चेंज हो चुका है, तब आप क्या करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको अभी तक कवर्ड नहीं किया गया। रिपोर्ट इंक्लूड द एक्सेप्शन और मॉडिफाइड ओपिनियन। तो अगर एक्सेप्शन और मॉडिफाइड ओपिनियन है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है, पैराग्राफ 838 छुपके से इसका आंसर देता है कि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप उस रिपोर्ट पर रिलाई नहीं करेंगे। आप उस रिपोर्ट को पढ़ें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको रिस्क असेसमेंट में हेल्प कर सकता है, जो कि आपको रिस्क असेसमेंट में हेल्प कर सकता है। प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ये असेस करेंगे कि जी उस मॉडिफाइड ओपिनियन को अब आपने अपने पास ऑडिट में किस तरीके से कंसिडर करना है। द सर्विस ऑडिटर्स टाइप 2 रिपोर्ट आइडेंटिफाई द रिजल्ट ऑफ टेस्ट including exceptions and other information that could affect the user auditor's conclusion. Exception noted by the service auditor or a modified opinion in the service auditor's type 2 report do not automatically means that the service auditor's type 2 report will not be useful for the audit of the user entity's financial statement in assessing the risk of material misstatement. Rather, the exceptions and the matter giving rise to a modified opinion in the service auditor type 2 report are considered in the user auditor's assessment of the testing of the controls performed by the service auditor. In considering the exception and matter giving rise to a modified opinion, the user auditor may discuss such matters with the service auditor. Such communication is dependent upon the user entity contacting the service organization and obtaining the service organization approval for communication to take place. तो ये चीज़ अगर आप कैसे कवर करेंगे, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ 838 आपको हेल्प करता है। जब इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी होगी, ISA 3402 है जो वो कंट्रोल के ऊपर बात करता है, कंट्रोल की डेफिशिएंसी के ऊपर बात करता है। तो 839 आपको बताता है कि कौन कौन सी कंट्रोल डेफिशिएंसी जो है वो आप एज अ यूज़र एंटिटी कम्युनिकेट कर सकते हो। बच्चों के यहाँ तक क्लियर हो। फिर उसके बाद हमारे पास एक दो से तीन सिंपल से कॉन्सेप्ट है। एक्सक्लूजन ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर ए ने बी को आउटसोर्स करा, बी ने सी को आउटसोर्स करा, जब ए ने बी को आउटसोर्स करा, बी ने फर्दर सी को आउटसोर्स कर दिया, तो ये यूज़र एंटिटी है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। और जब बी ने सी को आउटसोर्स कर दिया है और बी जो है वो कहता है कि जी मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा अपनी रिपोर्ट में, तो क्या इस रिपोर्ट में जो यहाँ कंट्रोल मौजूद होंगे वो कवर्ड होंगे बच्चों? बी की तरफ से जो सर्विस ऑडिटर ने रिपोर्ट प्रोवाइड करी होगी टाइप 1 और टाइप 2, क्या वो यहाँ पे कवर्ड होगी मेरे बच्चों? शाफे में एंड में सब एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है। तो क्या वो, तो इसका मतलब है ए को सी के ऊपर वापस से ISA 402 अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ISA टू द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो वो नहीं है और अगर इंक्लूड हुआ है तो फिर आपको सी के ऊपर अलग से ISA 402 अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। यूज़र ऑडिटर चाहे, यूज़र ऑडिटर को इंक्वायरी करनी होगी यूज़र एंटिटी के मैनेजमेंट से कि क्या सर्विस ऑडिटर ने आपको ऐसे कुछ मैटर्स रिपोर्ट करे हैं कि नहीं करे। ये सारी की सारी चीज़ें पैराग्राफ A19 और A41 में लिखी है। बच्चों मुझे बताओ, मैंने कोशिश ये करी है कि बिकॉज आपका टाइम कीमती है
तो पूरे 40 से 45 मिनट में मैंने आपके साथ आइज़ा को रीड भी कर लिया है। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, मैंने समझाया आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बिकॉज आइज़ा रीडिंग फोकस था। क्या आज के इस 40 मिनट के सेशन से आपको थोड़ा सा ये समझ आ गई कि यार आइज़ा को कैसे रीड करना है, हर पैराग्राफ किस तरीके से डिफरेंट है, कैसे एक अगला पैराग्राफ जो है पिछले पैराग्राफ से लिंक्ड है, और क्या ये हैंड आउट थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल है कि ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, और इससे पूरा आइज़ा का स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर है। तो यही चीज़ हम आइज़ा 600, अब इसमें कुछ ऐड प्लस करना है तो मुझे बता दो। मेरी पहली कोशिश ये है कि मैं ये कवर कर लूँ, उसके बाद अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प चाहिए वो मैं समझा दूंगा। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, जितने लोगों ने आइज़ा की रीडिंग कर ली है, क्या आपने सारे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया था या फिर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से उन आइज़ा को रीड किया था? तो जिन लोगों ने आइज़ा रीड कर लिया है तो वो अगर देखें तो अब उनको पता चल गया कि यार ये हमारे पास कुछ 20-25 सवाल हैं जो हमारे पास आइज़ा उसको एड्रेस कर रहा होता है, और इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को पढ़ना है और इस आइज़ा को इस तरह से लिंक करनी है। तो ये आधा पौना घंटा लगा दिया अगर आपने और मेरे साथ चीज़ें रीड कर ली हैं, आपको अब मज़ीद आइज़ा रीड करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों, बिकॉज अब आपको इस हैंड आउट से ये पता चल गया कि यार कौन सी चीज़ रीड करनी है, कैसे रीड करनी है। अच्छा हो जाता कि अगर हम क्लास से पहले आप एक बार आइज़ा को रीड कर लें, ताकि आइज़ा फिर आपको वापस से रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। ये अप्रोच अगर आप करेंगे तो चीज़ें हम थोड़ा सा और जल्दी कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम बार बार एक कॉन्सेप्ट को पढ़ें, डेट्स वगैरह को देखें, तो वो टाइम भी लग जाएगा और वो पर्पस नहीं है यहाँ पे, फिर हमारा सारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता। अभी अगर मैंने एक चीज़ पढ़ी तो आपको आइडिया हो गया कि हाँ यार आइज़ा को रीडिंग इस तरीके से करते हैं, किस तरीके से पैराग्राफ 13 और 14 डिफरेंट है, किस तरीके से पैराग्राफ A31 A38 एक छुपके से कॉन्सेप्ट दे रहा है, एक छुपके से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। समझने का टाइम नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स इट। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, और मैंने यार कोई 3 से 4 घंटे लगाए, दोनों वॉल्यूम्स को रीड करें और 3 से 4 घंटे लगा के पूरा हैंड आउट बनाया है, ताकि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे कर लें। ये आपसे कह रहा है A38 आपसे कह रहा है कि अगर सर्विस ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दी है तो क्या तुम ये कंक्लूड कर लोगे कि यार मैं इस रिपोर्ट पर रिलाई नहीं करूँगा और मैं इस रिपोर्ट को देखूंगा तक नहीं? क्या ऐसा करोगे तुम? फ्रेंड आपसे कहता है कि भाई तुम यूजर ऑडिटर हो ना, ये पढ़ो, ये इन्फॉर्मेशन देखो, क्या पता तुम्हें ये न्यू इन्फॉर्मेशन हेल्प करे टू रिवाइज द डिस्कशन। क्या पता ओपिनियन इसलिए मॉडिफाई करिए बिकॉज फ्रॉड हो रहा था, टीसीएस एम्प्लॉय थे, लॉज एंड रेगुलेशन की कोई नॉन कंप्लायंस हो गई थी, तो ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन हेल्प नहीं करेगी। दूसरा सिनेरियो समझ लो, एक और चीज देख लो, अगर आपका ईयर एंड 31, अगर आपका ईयर एंड ये है, और अगर पहला सिनेरियो कि सर्विस ऑडिटर ने भी रिपोर्ट आपको इस पूरे टाइम पे प्रोवाइड करी है, कोई मसला, आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करी है यहाँ से लेके यहाँ तक 11 महीने की, कोई मसला नहीं है, लेकिन 11 महीने की रिपोर्ट प्रोवाइड करी है और यहाँ पे कंट्रोल्स चेंज हो गए, तो जो कंट्रोल्स चेंज हुए हैं क्या उसके ऊपर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले लोगे, थोड़ी सी इंक्वायरी नहीं कर लोगे? सही है बच्चों। अच्छा, अगर आपको कंट्रोल सिर्फ यहाँ तक प्रोवाइड किए गए, रिपोर्ट आपको सिर्फ ये 3 महीने कवर कर रही है, तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि यार कॉमन सेंस वाली बात यह है कि अगर वो रिपोर्ट 31 मार्च 2026 तक कवर कर रही है तो इसका मतलब है एक और रिपोर्ट ऐसी होगी जो कि 31 मार्च 2027 तक कवर कर रही होगी, ऐसा ही है? तो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट ले लूं? अगर सब्सिक्वेंट रिपोर्ट नहीं है तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक क्या करूं? इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैं क्या करूं? इस टाइम से इस टाइम तक मैं खुद कंट्रोल्स को टेस्ट कर लूं। मैं नहीं कर सकता, किसी और ऑडिटर को एंगेज कर लूं। क्लियर हो? मैं क्यों जिद लेके बैठ, अच्छा मैं एक काम ये कर सकता हूं, मैं कहता हूं ठीक है मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे रिलाई नहीं कर रहा, तो वो स्टैंडर्ड आके कहेगा कि भाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो डेट और टाइम क्लियर है मेरे बच्चों? तो बच्चों मुझे बताओ उसमें कुछ प्लस माइनस करना है या फिर ये ठीक है? आगे एक लिंकिंग का मैंने कॉलम रख दिया है ताकि अगर कोई चीज़ लिंक हो रही होगी तो मैं इसको मजीद यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। हम अभी अगर आज की क्लास में अप्रोच क्लियर है तो बस इस माइंडसेट से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इस माइंडसेट से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें, और उसमें से मेजॉरिटी चीज़ें हैं लेक्चर्स में कवर्ड होती है। ध्यान हो गया बच्चों? अब मुझे बताओ अब नेक्स्ट क्लास का एजेंडा क्या रखना है। मैंने देखा लास्ट टाइम में जो पास्ट पेपर्स है वो यूट्यूब में मेरा ऑलरेडी आ रहा है। नेक्स्ट क्लास एजेंडा आइजा 600 रख लें भाई। अच्छा आइजा 600 कोड ऑफ एथिक्स, इसमें मसला आ रहा है ना। कोड ऑफ एथिक्स में क्या मसला है? कोड ऑफ एथिक्स में मसला क्या आ रहा है और आइजा 600 मसला क्या है मुझे बता दो ताकि मैं हेल्प कर दूं। मैं एक तरफ आइजा 600 लिख रहा हूँ, एक तरफ कोड ऑफ एथिक्स लिख रहा हूँ, मुझे बता दो मसला आ क्या रहा है। जल्दी छेती मेरा बच्चा। अभी एसक्यूएमएल 2 को वो भी लिखते हैं ना। आइजा 600 में लिंकिंग का मसला आ रहा है, सिचुएशन समझ नहीं आ रही, तो कुछ इस तरह का हैंडआउट बना दो उसका भी। आइजा 600 कौन सी चीजें कवर करता है और क्या सवाल कवर करता है और उसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है। आइजा 600 में लिंकिंग का मसला है, सिचुएशन का मसला है, सिचुएशन पिक नहीं होता। और कोड ऑफ एथिक्स में क्या मसला है भाई? सिनेरियो पिक नहीं हो रहा और ड्राफ्टिंग मसला है थोड़ा सा। तो कोड ऑफ एथिक्स में मैं समझ गया हूँ कि यार सिनेरियो पिक नहीं हो रहा और ड्राफ्टिंग का इशू आ रहा है, और आइजा 600 में जो है वो कौन सा सिनेरियो पिक करना है, मतलब सेम चीज़ है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास आइजा 600 के रख लेते हैं, उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स के रख लेते हैं, उसके बाद ISQM1 ISQM2। डन हो गया भाई। क्लास शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट नोटिस में अनाउंस होगी। डन हो गया।
24 घंटे के अंदर शायद क्लास अनाउंस हो जाएगी, ऐसा ही है। तो इतना टाइम बचा नहीं हमारा कि हम पोस्ट बनाएं, मार्केट करें, चीज़ें करें। 4 से 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के नोटिस पीरियड पे क्लास हो जाएगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।